तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज जब सेल के अंदर ब्रेक होती है तब एनर्जी निकलती है। हमने ये जाना कि जो रेस्पिरेशन है यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो जनरली दो तरीकों से परफॉर्म किया जाता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो ग्लाइकोलाइसिस जो है एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही टाइप की रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है, जिसके अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए ये प्रोसीजर या ये प्रोसेस हमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले तीन साइंटिस्ट ने समझाया था, एक्सप्लेन किया था, जिनको हम एम्पटन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस कहते हैं। इसीलिए जो है उनके नाम पे इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को रख दिया गया और ईएमपी पाथवे हम इसको कहते हैं। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुविक एसिड, NADH2 और ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये तीन मॉलिक्यूल जो है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में जो है हमें प्रोड्यूस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 स्टेप्स होते हैं, 10 केमिकल रिएक्शंस जो आपस में जुड़ी हुई हैं और सभी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक डिफरेंट एंजाइम जो है उसको कैटालाइज कर रहा होता है। हम देखते हैं किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करी जाती हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जैसा कि हमने देखा एक 10 स्टेप केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर अलग अलग एंजाइम और रिएक्शंस परफॉर्म करी जाती हैं। ग्लाइकोलाइसिस को सेल के साइटोप्लाज्म में देखा जाता है और इसके इनिशियल स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। कैसे? ग्लूकोज जैसा कि हम जानते हैं एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के अंदर जब हम फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में हम एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करते हैं जो कि फॉस्फेट को ऐड करके और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस स्टेप में जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसको हम हेक्सोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में, जिसको हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इस स्टेप में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है उसका नाम है आइसोमेरेज। नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर से फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है, मतलब उसके अंदर फिर से फॉस्फेट का एडिशन कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन एटीपी मॉलिक्यूल। इस स्टेप में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है उसका नाम है फॉस्फोराइलेज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ब्रेक हो जाता है दो मॉलिक्यूल में, जिसमें एक को हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या शॉर्ट में हम PgAl कहते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल को हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या DHAP के नाम से जानते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं और इन दोनों ही मॉलिक्यूल का फर्दर प्रोसेशन होता है। सबसे पहले हम देखें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फिर से फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और इसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब इस स्टेप में ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फॉर दैट वी रिक्वायर NAD पॉजिटिव। Here NAD positive is a reducing agent जो खुद रिड्यूस हो जाता है, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस स्टेप में जो एंजाइम रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखें
1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में दो कार्बन पे, यानी कि एक तो फर्स्ट कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन पे बायफॉस्फो यानी कि दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे हुए थे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें जिसमें ये कन्वर्ट हो जा रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया और उसी फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एडिशन में। तो एडिशन यानी कि एडीपी में हम जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। यहां पे एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। नाउ इन दोनों मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो गया है। इस स्टेप में जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड है उसको हम म्यूटेज कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। नाउ इस स्टेप में जो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है उसको हम एनोलेज कहते हैं और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है। नेक्स्ट स्टेप में, फाइनल स्टेप में हम देखते हैं 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। नाउ पायरुविक एसिड के अंदर कोई फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नहीं होता, इसीलिए इस स्टेप में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और उसी फॉस्फेट का इस्तेमाल करके एडीपी को कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। इस स्टेप के अंदर भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से परफॉर्म की जा रही है। ग्लाइकोलाइसिस यही 10 रिएक्शन की सीरीज है जिसके अंदर एटीपी और NADH2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जनरली एटीपी और NADH2 मॉलिक्यूल्स को ही हम एनर्जी कैरियर्स कहते हैं, मतलब यही वो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को कैरी करके रखते हैं। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये जाने कि कितने एटीपी या NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए तो आप देखें कि एक NADH2 मॉलिक्यूल यहां प्रोड्यूस हुआ है, एक एटीपी यहां पे और दूसरा एटीपी यहां पे। NADH2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्ट एटीपी है, मतलब कि NADH2 मॉलिक्यूल को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल में, लेकिन एक NADH2 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम सिर्फ एटीपी की बात करें तो एक NADH2 यानी कि 3 एटीपी, तो यहां पे 3 एटीपी, 4 एटीपी और 5 एटीपी, यानी कि एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हमें नेट गेन जो हो रहा है, नेट गेन जो एटीपी का हो रहा है वो 5 एटीपीज है। आप देखिए यहां पे एक ट्विस्ट है, क्या कि फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो कि दो अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा था, जिसमें कि एक को हम PgAl कह रहे हैं, दूसरे को हम DHAP कह रहे हैं। ये जो प्रोसेशन हमने देखा ये PgAl के साथ, मतलब PgAl का ये फर्दर कन्वर्जन था पायरुविक एसिड में, लेकिन PgAl के बाद डाइहाइड्रोक्सी जो एसीटोन है वो भी तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और उस कन्वर्जन में भी हमें 5 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो यानी कि अगर हम नेट गेन देखें तो 5 एटीपीज का नहीं 10 एटीपीज का होता है, यानी कि 10 एटीपी जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुए। इनिशियली अगर हम शुरू से ग्लाइकोलाइसिस को देखें तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के इनिशियल 2 स्टेप्स में एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्रॉस गेन की बात करें एटीपीज का तो जो नेट गेन है 10 एटीपी का, इसमें से हम ये 2 एटीपी को माइनस करेंगे। तो अगर नेट गेन 10 एटीपी में से अगर हम 2 एटीपीज माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 एटीपीज का ग्रॉस गेन देखने को मिलता है। यानी कि इस बात से हमें यह समझ में आता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में 8 एटीपीज का सिंथेसिस होता है। 8 एटीपी मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की वजह से सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पायरुविक एसिड को फर्दर एरोबिकली या एनारोबिक मेथड से किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है।